Hello, dear students. Very good evening, everyone. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for business economics. जहाँ पे we were on to studying the international trade, and we are done with some units. Like we are done with the theories of international trade. We are also done with the instruments of trade policy, embargo. ठीक है, कुछ ऐसा याद है? Embargo वगैरह, ad valorem duty, tariff based, non tariff based. ऑलराइट, ये सारी Yes, चीजें sir. हमने इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ी. टैरिफ बेस्ड मेजर्स, नॉन टैरिफ बेस्ड मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी पढ़ा है. फॉलोड बाय द प्रीवियस यूनिट दैट वी आर डन विद, दैट इज ट्रेड नेगोशिएशन. यानी किसी दूसरे कंट्रीज के साथ अपने आप नहीं हो जाएगा, ठीक है, हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा. तो नेगोशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीए समझना पड़ेगा. कैन यू गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ आरटीए? Regional trade agreements. रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स. इसका कोई एग्जांपल रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट का? अरे कुछ भी. नाफ्टा, आप नाफ्टा दे सकते हो, और जीसीसी दे सकते हो, करेक्ट. और एनी अदर एग्जांपल दैट यू कैन कोट? एशियन आप दे सकते हो, सो मेनी. ठीक है. देन गैट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट? General agreement on tariffs and trade. जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. और उसके आगे कौन से राउंड में डब्ल्यूटीओ बना? कौन से राउंड में? URAGE. यूराग्वे राउंड में बना डब्ल्यूटीओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? World Trade Organization. World Trade Organization. So guys, our next unit under consideration is exchange rate and its economic effects. तो ये जो यूनिट है इसका थोड़ा सा लेना देना है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर से, थोड़ा सा. ठीक है. शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ऐसा कुछ याद है आपको? Yes, sir. शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की थोड़ी सी नॉलेज हमें इसके लिए चाहिए इस यूनिट को पढ़ने के लिए. तो गाइस, एक्सचेंज रेट यानी अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज नथिंग एल्स बट द एक्सचेंज रेट. इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे? द एक्सचेंज रेट रिजीम्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिजीम्स? System. The systems. ठीक है. And then changes in the exchange rate and devaluation and depreciation of currency. This is the major agenda of this chapter. So each day we get fascinating news about the currency which fuel our curiosity, such as rupee gains 12 पैसे against dollar. ठीक है. यानी क्या rupee gains 12 पैसे against dollar, इसका मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? बताओ. रुपी गेन्स 12 पैसे अगेंस्ट डॉलर, इसका मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? जल्दी बताओ. बड़ी है. बढ़ी है, बढ़ी है. अप्रिशिएट हुई है करेंसी. ठीक है. उसके बाद डॉलर स्पॉट फॉरवर्ड रेट प्लमेट ने गिर जाना. रुपी डाउन, यूरो होल्ड स्टडी, पाउंड स्ट्रेंथन्स. एवर वंडर्ड व्हाट these and these other jargons यानी slang language related to a topic? We shall try to understand a few fundamentals related to currency transaction in this unit. In the money market chapter, are you done with money market? पढ़ाई हो चुकी है आपकी? Yes, sir. ठीक है. We shall examine the demand for and supply of domestic currency. It is not domestic currency alone that we need. Household, business and government in India. Oh, household, business and government. कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? नेशनल इनकम Sector. मॉडल. थ्री सेक्टर मॉडल. आर यू श्योर? 3 सेक्टर. Yes, sir. अच्छा, तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या क्या है? Foreign add हो जाता फॉरेन है. सेक्टर ऐड हो जाएगा. परफेक्ट. उनको बोलो फेल करके दिखाए. क्या कहते हो? So we buy different types of goods and services produced in other countries. Similarly, a resident of the rest of the world. क्या ऐसा ही क्या डायग्राम था 3 सेक्टर मॉडल में? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वगैरह था उस डायग्राम में? Yes. यस. ठीक है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड buys goods and services from residents in India. Foreign investors, businesses, government invest in a country. Foreign investors invest in a country. कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल? Come on, easy है ये तो आंसर. Foreign FDI. investors. FDI, foreign direct investment. Just as are, very good Ketan, just as the national invest in other countries. In the same way, lending and borrowing also takes place internationally. These are similar. There are these and similar the transaction give rise to international dimension of money, which involves exchange of one currency for another. So guys, अगर आप दूसरी करेंसी, अगर आप कोई दूसरे कंट्री की करेंसी खरीदना चाहते हो तो आपको अपने रुपए देने पड़ेंगे.
तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको दूसरे कंट्री की करेंसी खरीदने के लिए, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, ये डिटरमिन होता है किससे, एक्सचेंज रेट से। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट पढ़ना जरूरी है, एटलीस्ट समझना जरूरी है। हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद फॉरेक्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होंगे कोई बैंक के, तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। क्या कहते हो, करोगे क्या ऐसा कुछ? जैसे ये जो करेंसीज है दिस वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्क्स विद एचडीएफसी फॉरेक्स डिपार्टमेंट, उसी ने लाके दिए मुझे। ऑफ कोर्स उसने पैसे लिए, बट जस्ट टेलिंग यू, ये फॉरेक्स मेरे स्टूडेंट ने लाके दिए। बड़ा प्राउड फील होता है जब हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, कहीं मिल जाता है ऐसे। गुड। द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज डिनोमिनेटेड इन or requires settlement in a foreign currency, including transactions arising when an enterprise either buys or goods or services whose price is denominated in foreign currency। ठीक है, कुछ गुड्स आप खरीद रहे हो, जैसे मैंने आपको कुछ बुक्स दी होगी, कभी बुक गिफ्ट की है क्या मैंने? तो अगर आपने पीछे देखा होगा तो कुछ जो बुक्स है उसके ऊपर ना फॉरेन करेंसी में रेट लिखा होगा उसका, डॉलर्स में या पाउंड्स में। है क्या कोई बुक जिसमें डॉलर या पाउंड में रेट लिखा है आपके? Yes. हाँ ठीक है। सर। सो Yes, गाइस, sir. तो आप अगर दूसरे करेंसी का, दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो फॉरेक्स में पेमेंट करनी पड़ती है, तो एक्सचेंज रेट विल कम इनटू पिक्चर। या फिर आप कोई चीज खरीदते हो फॉरेन करेंसी में, ठीक है, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो, और अगर आप पैसे उधार लेते हो फॉरेन करेंसी में, या फिर ठीक है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या फिर कोई भी एसेट खरीदते बेचते हो, ठीक है, और फॉरेक्स इन्वॉल्व है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल कम इनटू पिक्चर। फॉरेन एक्सचेंज रेट में दो टाइप के कोट्स होते हैं, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। सो $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, ये डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है? Direct quote. इट इज अ डायरेक्ट कोट, ठीक है। अ डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, दिस इज अ डायरेक्ट कोट। द प्राइस ऑफ $1 may be quoted in terms of how much rupee it takes to buy $1। तो गाइस ये हुआ डायरेक्ट कोट। अब यही $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, अगर आप ये डिमांड कर रहे हो $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, तो ये कैसा कोट है, इनडायरेक्ट, ठीक है। एन इनडायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यही अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 85 कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ये देखो ये 0.0117647। So the number of units of foreign currency exchangeable for 1 unit of local currency, यहाँ पे 1 unit of local currency कितना दिया है, 1 rupee, ठीक है। So guys, for example, ठीक है, this rate, the quotation in direct form can easily be converted into quotation of indirect form and vice versa। ये कोई बड़ी बात नहीं है। Can anyone deal in forex? कोई भी foreign exchange खरीद सकता है, बेच सकता है? No. नो 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 नो, आपको फॉरेन करेंसी में बाइंग और सेलिंग करना है अगर, तो सबके बस का नहीं है। आपको क्या बनना पड़ेगा, जल्दी बोलो? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप ऑथराइज्ड पर्सन होने चाहिए फॉरेक्स में डील करने के लिए। द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर है दूसरे देश का बैंकिंग यूनिट, और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स और फॉरेन सिक्योरिटीज। सो गाइस, ये होगा ऑथराइज्ड पर्सन, यही फॉरेक्स में डील कर सकता है। एक्सचेंज रेट के सिस्टम पढ़ लेते हैं। Exchange rates are determined by demand and supply, but governments can influence those exchange rate in various ways. The extent and nature of the government involvement in currency market define the alternative system of exchange rate. In this section, we shall examine some common system and explore some of their macroeconomic implication. There are 3 broad categories of exchange rate system. In one system, exchange rates are set purely by private market forces with no government involvement. कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सप्लाई और डिमांड पे खेल रहेगा, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इसके लिए लैटिन टर्मिनोलॉजी बताओगे? Laissez-faire. Laissez-faire, correct. Value change constantly as the demand for and supply of currencies fluctuate. So guys, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता है, ये कोई भी चीज इसमें से गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। तो ये सब कुछ मार्केट डिफाइन करती है। In another system, currency values are allowed to be changed, but government participate in currency market in an effort to influence those values. Finally, government may seek to fix the value. ऐसा कुछ सिखाया क्या मैंने आपको? फिक्स वैल्यू वाला कुछ होता है। सो 2 टाइप के एक्सचेंज रेट्स हैं, पहला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड। इंडिया में अभी कौन सा चल रहा है, फ्लोटिंग या फिक्स्ड?
मैं आपको $1 इज इक्वल टू 85 पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आप ये लेक्चर 1 महीने बाद देखो तो $1 इज इक्वल टू 83 दिखे, या हो सकता है 2 महीने बाद $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज दिखे। करेक्ट है? तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है? सो इन अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स do not participate in the market for forex. The relationship between government and central banks on one hand and currency market on the other hand is same as typical relationship between institution, but stock value themselves are left to float in the market. ये जो रेट है दे आर लेफ्ट टू फ्लोट इन द मार्केट, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। गाइस हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बना सकते हैं वो। फ्री फ्लोटिंग सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करता। देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरवेंशन? दखल अंदाजी। कोई दखल अंदाजी, कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा गवर्नमेंट का। मार्केट फोर्सेस आल्सो रिस्ट्रेन लार्ज स्विंग्स इन द डिमांड एंड सप्लाई। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन वर्ल्ड प्रेफरेंसेस लेड टू शार्पली इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कनाडा। तो इस केस में कनाडा के डॉलर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इट वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर कैनेडियन डॉलर्स, रेजिंग Canada's exchange rate and make Canadian goods and services more expensive for foreigners to buy. अब देख लो ना, एक डॉलर खरीदना कितने रुपए देना है इंडिया के? INR कितना देना है? 85। 85। क्यों ऐसा? इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? महंगा क्यों हो गया? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स डिमांड में है। ठीक है? एप्पल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अमेरिकन, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाइकी अमेरिकन, लैपटॉप कौन सा कंपनी बोलो? HP अमेरिकन, ये पेन माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन, यू नेम इट, इट्स अमेरिकन, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। ठीक है? सो द इफेक्ट ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक्ट्स एज अ बफर टू इंसुलेट एन इकोनॉमी फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। सो गाइस अपनी इकोनॉमी को बचाते हैं। ठीक है? द प्राइमरी डिफिकल्टी इन फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाइज इन देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ बोल नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन डिफरेंट कंट्रीज must not only reckon with the possible changes in the prices and other factors during the lives of those contract, but they must also consider the possibility of exchange rate changes. So guys, ये हमको बताना चाहता हूँ कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों ने सिर्फ अपने जो कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस नहीं देखनी है, उन्होंने ये भी देखना है कि एक्सचेंज रेट है कितना। An agreement by an Indian distributor to purchase a certain quantity of US goods each year, for example, will be affected by the possibility that exchange rate between Indian rupee and dollar will change while the contract is in effect. Fluctuating exchange rate makes international transaction riskier and thus increase the cost of doing business. So guys, risky बना देता है इंटरनेशनल ट्रेड को जो चेंजिंग एक्सचेंज रेट होता है। तो एक्सचेंज रेट रिजीम में पहला फ्लोटिंग, दूसरा फिक्स्ड। ठीक है? मैनेज फ्लोट सिस्टम। मैनेज फ्लोट सिस्टम में क्या होता है? एनीवन, एनी क्लू? मैनेज फ्लोट सिस्टम, गवर्नमेंट आती है। अगर आपकी करेंसी डिग्रेड होती जा रही है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करता है। Government and central banks often seek to increase or decrease their exchange rate by buying or selling their own currencies. Exchange rate are still free to float, but governments try to influence their values. Government और central bank, इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। Participation in floating exchange rate system is called as managed floating rate. Okay, और उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड रेट रेजिम। क्या नाम है फिक्स्ड रेट रेजिम के लिए? वर्ड क्या है? Pegged exchange rate। Pegged exchange rate. Pegged exchange rate. So in fixed exchange rate system, an exchange rate between two currencies is set by the government policy. There are several mechanisms through which fixed exchange rates may be maintained. Whatever the system for maintaining these rates, however, all fixed exchange rate systems share some important features. ठीक है? यानी ये जो भी होगा गवर्नमेंट एक डिसाइड कर लेती है, मैटर खत्म। लेकिन ना इसमें ना आगे जाके ना डिवैल्यू करना पड़ता है। In an open economy, the main advantages of fixed rate are, सबसे पहला, fixed rate avoids the currency fluctuation and eliminates exchange rate risk. थोड़ी देर पहले जो रिस्क मैंने हाईलाइट करवाया था, फिक्स रेट रेजिम में ये रेट रिस्क खत्म हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर लेस रिस्की अंडर फिक्स्ड रेट रेजिम, तो आसान हो जाता है। और फिक्स रेट कैन thus greatly enhance the international trade and investment, बढ़ जाएगा। रिडक्शन इन स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट, इफ एवरीवन बिलीव्स दैट exchange rate will not change, तो इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा। A fixed exchange rate system imposes discipline on the country's monetary authority and therefore is more likely to generate lower level of inflation. महंगाई भी कम होगी। The government can encourage greater trade and investment
As stability encourages investment, exchange rate peg can also enhance the credibility of the country's monetary policy. What do you mean by credibility? Credibility यानी क्या? Credit capacity. क्रेडिट लेने कैपेसिटी. No. हाँ जी, credibility यानी, come on, credibility यानी आपकी credibility यानी आपकी बेयरिंग, आपके ऊपर दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट. क्रेडिबिलिटी यानी क्या? आपके ऊपर दूसरी कंट्रीज का ट्रस्ट कि यार ये इतना ही रेट है, इतना ही रेट चलेगा अगले 1 साल तक, 2 साल तक, तो ट्रस्टवर्दी होती. ऊपर नीचे होने वाली चीज ट्रस्टवर्दी नहीं होती. इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वास. So you're not audible. सो या इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा उस कंट्री का, ठीक है, और इसमें फिर ट्रेड बेटर हो जाएगा, ज्यादा ट्रेड करेंगे उस कंट्री से. हाउएवर इन फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, the central bank is required to stand ready to intervene in the foreign exchange market and also to maintain adequate amount of forex reserves for this purpose. कोई भी चीज अपने आप स्टडी नहीं रहेगी, कोई भी चीज अपने आप स्टडी नहीं रहेगी, ठीक है, याद रखना. एक्सचेंज रेट सिस्टम, वी हैव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड वी हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है. इट इज मार्केट डिटरमिन, दैट इज डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ करेंसी. इट इज मार्केट डिटरमिन, दैट इज डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, एंड फिक्स्ड में pegged exchange rate. तो which one is better? Free, Floating. flexible और floating? सर सब कुछ समझते हुए हमने इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा है. जब इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जीता था, एक साथ 30% करेंसी डिप्रिशिएट हुआ करती थी, एकदम से बर्डन आ जाता था. So basically, the free floating or flexible exchange rate regime is argued to be efficient and highly transparent, as the exchange rate is free to fluctuate in response to the supply of and demand for forex in the market and clears the imbalances in the foreign exchange market without any control of the central bank or monetary authority. So guys, the free floating or flexible exchange rate system is argued to be efficient and highly transparent. आपको सब कुछ आगे दिख जाएगा कि भाई हमारी करेंसी कैसे परफॉर्म कर रही है, अभी क्या भी दिख जाएगा. 1 साल बाद आप पे बॉम्ब नहीं फूटेगा. The floating exchange rate has many advantages, allowing the central bank to pursue its own monetary policy. आप किसी monetary policy पे dependent नहीं रहोगे. Floating exchange rate regime allows exchange rate to be used as a policy tool. For example, policy makers can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of the goods. There is no obligation or necessity to intervene in the currency markets. The central bank is not required to maintain a huge foreign exchange reserves. कोई जरूरत नहीं है. However, the greatest disadvantage of flexible exchange rate regime is that volatile exchange rate generates a lot of uncertainties in relation to international transaction and adds a risk premium to the cost of the goods. In short, a fixed exchange rate is more currency and monetary stability and credibility, but it lacks flexibility. On the contrary, a floating rate has greater policy flexibility but less stability. ठीक है. सो गाइस, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है, लेकिन इंडिया आज कौन सा रेट, कौन सा सिस्टम यूज करती है? Floating. Flexible, that is floating. So nominal versus real exchange rate. बस इतना बता दो, out of these two, which one is adjusted for inflation? Nominal. Nominal is adjusted for inflation. Yes. If you remember the formula, real exchange rate is equal to nominal exchange rate into domestic price index upon foreign price index. So guys, nominal, ठीक है, जो होता है, the nominal exchange rate can be used to find domestic prices of foreign goods. However, trade flows are affected not by nominal exchange rate but instead by real exchange rates. The person or firm buying another currency is interested in what can be bought with it. So guys, आपको actually कितने चीजें मिलेगी, ठीक है, ये आपको पता करना है. तो रियल एक्सचेंज रेट से ही आपको पता चल सकता है, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स यानी क्या?
डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स यानी क्या, उस कंट्री में प्राइसेस क्या चल रहा है और उसी प्रोडक्ट का फॉरेन कंट्री में क्या प्राइसिंग चल रहा है, दोनों कंट्रीज में महंगाई कैसी है, ये कंसिडर करके रियल एक्सचेंज रेट निकलता है. तो विच वन विल गिव यू अ बेटर आइडिया, विच वन विल गिव यू अ बेटर आइडिया, टेल मी. Real. रियल एक्सचेंज बिकॉज इट इज एडजस्टेड, याद रखना, बिकॉज इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, याद रखना, इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. ठीक है, we move ahead. Foreign exchange market. The foreign forex market participants mainly are commercial banks executing orders for exporters, importers, investment institution, insurance, retirement funds, hedgers and private investors. Commercial banks also perform trading operation in their own interest and at their own expense. Daily turnover of the largest banks often exceeds several billion US dollars and many make their main profit by speculative operations with currency. ठीक है, so guys, फॉरेक्स मार्केट ह्यूज है, बैंक्स मेजरली डील करती है और भी लोग हैं, और इसके लिए फिर ब्रोकरेज, अगर आपको किसी दूसरी कंट्री का करेंसी कोई लाके दे रहा है, किसी दूसरी कंट्री का करेंसी जुगाड़ करके दे रहा है, तो आपको इसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स, फंड्स, कमीशन हाउसेस, डीलिंग सेंटर्स. Commercial banks and brokerage houses do not only execute currency exchange operation at prices set by other active players, but come out with their own prices as well, actively influencing the price formation process and market life. That is why they are called as market makers. तो ये सब डिसाइड करते हैं, तो फॉरेक्स प्लेयर्स जो है ये डिसाइड करते हैं कि कितना करेंसी होगा, किसका कितना डिमांड है, यही बताते हैं. So in contrast to the above, passive players cannot set their own quotation and make trade as quotations offered by active market players. Passive market players normally pursue the following aims. सिर्फ पेमेंट के लिए होता है ये, और नॉर्मल ये लोग बैंक जैसा काम नहीं करते, सिर्फ करेंसी बेचने में काम करते हैं, उनका कहते हैं पैसिव प्लेयर्स. जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसेस पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है. तो जनरली ये कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेस, ये सब होते हैं, डीलिंग सेंटर्स. लेकिन कुछ छोटे मोटे भी प्लेयर्स होते हैं, टूरिज्म वाले. ठीक है, तो ये लोग मार्केट मेकर्स नहीं होते, ये पैसिव प्लेयर्स होते हैं. इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हिच आर कैरिड आउट ऑन स्पॉट मार्केट एंड इन्वॉल्व्स इमीडिएट डिलीवरी. दूसरा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीड अपॉन टू बाय एंड सेल करेंसीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी. यानी आज हम खरीद लेते हैं लेकिन इसका डिलीवरी 1 महीने बाद लेते हैं, लेकिन रेट आज डिसाइड हो जाता है, इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन. आज रेट डिसाइड हो गया, आज ही करेंसी मिल गई, करंट ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन. ऑथराइज पर्सन जनरली बैंक्स होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दूसरी बोलो, ये कौन सी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स. और तीसरी फॉरेन बैंक्स. Normally nationalized banks leading non-nationalized banks and foreign banks are appointed as authorized person. Normally, generally authorized person कौन होते हैं? तो आर्बिट्राज क्या होता है? What is arbitrage? एक मार्केट में, सुनो ना, एक मार्केट में $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज चल रहा है, दूसरे मार्केट में $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज चल रहा है. क्या फ्री फंड में क्या 3 रुपए कमा लूंगा मैं $1 के ट्रांजैक्शन पे? बोलो. Yes. इसको कहते हैं आर्बिट्राज. ठीक है, बिना रिस्क का रिटर्न, ये नहीं होना चाहिए. इसलिए क्या किया जाता है, करेंसी की वैल्यू हर मार्केट में इंटरनेशनली सेम रखी जाती है. ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, हर चीज डॉलर में मिलती है. ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिटिकल रोल इन द फॉरेक्स मार्केट, द डॉलर इज ऑफन कॉल्ड एज vehicle currency. Determination of nominal exchange rate. As you already know, the key framework for analyzing prices in operations of forces of supply and demand in markets. Usually, the supply of and demand for forex in domestic forex market determine the external value of domestic currency, or in other words, a country's exchange rate. So, individuals, institutions, and government participate in forex market. Q. Purchase of goods and services from another country. यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स, अवार्ड्स, ग्रांट्स, डोनेशन. दूसरे कंट्री में किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है, डोनेशंस देनी है, ठीक है, या फिर किसी की सीट, आप किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हो, इसके लिए फॉरेक्स की आपको जरूरत पड़ती है. ठीक है, देन टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, टू ओपन अ फॉरेन बैंक अकाउंट, टू अक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, स्पेकुलेशन एंड ऑल, इन सब के लिए आपको
नॉमिनल एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए क्योंकि आपको खरीदना पड़ेगा। काफी बार हम लोग दूसरे कंट्री में एफडीआई करते हैं, ठीक है, कुछ लोग एफआई करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो आपको पता होना चाहिए ताकि एटलीस्ट कितना पैसा जा रहा है ये पता चल सके। नाउ वी शैल लुक इनटू द फॉरेक्स मार्केट्स वर्क, हाउ दे वर्क, एवरीथिंग। हम लोग फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, रेट क्या रहेगा ये पता करना है। तो फ्लोटिंग पढ़ना पड़ेगा या फिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये बताओ, फ्लोटिंग या फिक्स्ड? फ्लोटिंग। फिक्स्ड में तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है ना, फिक्स में तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लोटिंग Floating. पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे डिटरमिन करते हैं सर? सिंपल है, सप्लाई और डिमांड से, और सप्लाई और डिमांड को हम लोग क्या करेंगे? Merge. ठीक है, मर्ज कर देंगे। ओके, और अगर शिफ्ट इन द डिमांड कब होता है? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, शिफ्ट इन द डिमांड कब होता है? टुवर्ड्स द राइट। तो Increase in demand. इंक्रीज इन डिमांड होगा, हाँ है ना, Yes, sir. है ना? वैसा ही यहां भी होगा, सेम। ठीक है, सेम यहां भी होगा। ठीक है, सप्लाई में भी वैसे ही होता है, शिफ्ट इन द राइट मेक्स इट इंक्रीज। वैसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आज के हिसाब से इतनी क्वांटिटी क्यूई के लिए एक्सचेंज रेट क्या होगा? ई क्यू, क्योंकि इक्विलिब्रियम ये है, बराबर। अब अब देखते हैं क्या होता है। तो चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट समझते हैं। आपकी करेंसी का वैल्यू एप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा? एप्रिशिएट होना यानी क्या? पैसों का वैल्यू बढ़ जाना. बढ़ जाना। डेप्रिशिएट यानी क्या? पैसा का वैल्यू कम हो जाना। बढ़ तो जाना। गाइस, अगर $1 खरीदने के लिए मुझे आज 80 रुपीज लग रहा है और 2 महीने बाद मुझे 90 रुपीज लग रहा है, तो क्या इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट? Depreciate. डेप्रिशिएट। एक ही डॉलर खरीदने के लिए अब आपको 20 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो होम करेंसी, इंडियन करेंसी, हमारे लिए इंडिया, होम करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी अगर हमें ज्यादा पैसे देने पड़ गए तो दूसरी करेंसी खरीदने के लिए। और अगर हमें कम पैसे, जैसे आज 85 रुपीज में मिल रहा है डॉलर और हमें 2 महीने बाद 75 रुपए में मिल रहा है $1, तो हमारी फॉरेन करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट। ठीक है, सो गाइस, अगर आपका करेंसी का डिमांड बढ़ जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, करेंसी का डिमांड कम होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट रिजीम में फ्लोटिंग और फिक्स्ड। ठीक है, सो गाइस, अंडर द फ्लोटिंग रेट सिस्टम फॉर एनी रीजन द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सुनो ना मेरी बात, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट? बोलो Depreciate. सर। फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ गया, इसका मतलब वो महंगा हो जाएगा, करेक्ट? वो महंगा हो जाएगा, यानी पहले आपको पहले ई क्यू रेट लग रहा था, अब आपको नया रेट क्या लग रहा है? ई हाइफन। ठीक है, ई हाइफन लग रहा है। तो गाइस, यहां पे हुई हमारी होम करेंसी डेप्रिशिएट। ठीक है, पहले हमें कितना? पहले हमें सॉरी, पहले मेरा इक्विलिब्रियम ई था, अब हमारा कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द राइट। अब हमारा नया कर्व क्या है? ई हाइफन। हमारा नया कर्व है ई हाइफन। तो ई हाइफन है तो हमारा डिमांड बढ़ गया फॉरेक्स का। तो जो पहले क्वांटिटी थी आपकी, इतनी, अब वो बढ़ के, ठीक है, बेस से क्यू हाइफन तक चली गई और आपका एक्सचेंज रेट भी पहले जो ई क्यू था अब वो हो गया ई हाइफन। तो गाइस, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो हमारी होम करेंसी क्या हो गई? होम करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। होम करेंसी डेप्रिशिएट अंडर फिक्स्ड। ठीक है, अंडर फ्लोटिंग रेट सिस्टम। वही अगर, ठीक है, वही अगर सप्लाई को लेके भी वही होगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। सो गाइस, सुनो ना, बस ये वाला जो डायग्राम है, ध्यान रखो, आराम से सोचो। ठीक है, आप ही को पता चल जाएगा कि भाई एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है, डायरेक्ट कोट अगर बढ़ रहा है तो हमारी करेंसी क्या हो गई है? Depreciate. सिंपल। ठीक है, और वही नेक्स्ट इसमें हमारा जो कर्व है, ठीक है, अगर वो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द इंडियन मार्केट, अगर सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, तो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। क्योंकि कौन से, ठीक है, कौन से डायरेक्ट सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द,
ठीक है राइट। तो सप्लाई इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया, अरे डिमांड तो उतना ही है, डिमांड तो नहीं बदल रहा है, तो आपका जो करेंसी है वो ज्यादा सप्लाई हो गया और आपका जो वैल्यू है एक्सचेंज रेट है, पहले ई क्यू था, अब ये कम हुआ है। अब ये कम हो गया, इसका मतलब हमारी इंडियन करेंसी क्या हुई है? Appreciate. रॉन्ग कलर, सॉरी, हमारी इंडियन करेंसी हुई है एप्रिशिएट। ठीक है, सो गाइस या दैट्स दैट। तो गाइस थोड़ा सा डिमांड वाला लॉजिक लगाना, आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन वर्सेस एप्रिसिएशन। चलो देखते हैं। एक्सचेंज रेट रिजीम आखिरी बार बता दो यार जल्दी। फ्लोटिंग, फिक्स्ड, ठीक है, ठीक है। इट इज मार्केट डिटरमाइंड एंड इट इज पेग्ड एक्सचेंज रेट। दो टाइप के पेग्ड रहते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। एक बात बताओ, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होगा? रिवैल्यूएशन असेट्स का रिवैल्यू होना होता है, वो अप्रिशिएट भी हो सकते हैं और डिप्रिशिएट भी हो सकते हैं, बट डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज लोअरिंग ऑफ द वैल्यू। Any other answer? Good answer, Megha. Any other answer, guys? मार्केट प्राइस पे होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। चलो देखते हैं। Devaluation is a deliberate downward adjustment in the value of country's currency relative to another currency. It is a monetary policy tool which can be used by countries that have fixed exchange rate, nearly fixed exchange rate regime. तो guys, जो आपकी करेंसी का आप खुद वैल्यूएशन कम करते हो, आप अपनी करेंसी का वैल्यूएशन खुद कम करते हो, डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट, तो इट इज डीवैल्यूएशन, इट इज डीवैल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन में हम खुद नहीं करते, वो अब मार्केट फोर्सेस से होती है। डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन करेंसी वैल्यू ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। और ये तो गाइस डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में होता है। समझा डिफरेंस? डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट, कंट्री खुद करती है, गवर्नमेंट खुद करती है, और डेप्रिसिएशन ये मार्केट करता है। सो रिवैल्यूएशन इज अगेन आपकी कंट्री का करेंसी बेटर करना खुद, ठीक है, रिवैल्यूएशन होगा, और एप्रिसिएशन मार्केट से पता चलता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू अब बढ़ गई है। सो गाइस, अगर कोई चीज डेलिबरेट है तो डिवैल्यूएशन, कोई चीज मार्केट फोर्सेस से कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन, इसका ही अपोजिट रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। समझा? क्लियर हो गया सबको? इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, पहले तो फ्लक्चुएशन होगा, अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, तो फ्लक्चुएशन के कारण बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ेगा मेजरली, ठीक है। तो गाइस अगर एक्सचेंज रेट हमारे कंट्री के फेवर में आता है तो इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, और अगर एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए थोड़ा महंगा हो जाता है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट बूम करेगा। फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द इकोनॉमी बाय चेंजिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और एक्सचेंज रेट के कारण जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में वो कम ज्यादा हो सकती है। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइमरीली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो, वही अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो बोलो, Decrease in the price of foreign हाँ, goods. डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको फायदा होगा? अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट को फायदा होगा, एक्सपोर्ट को फायदा होगा। Export. अगर डेप्रिशिएट होगी करेंसी तो एक्सपोर्ट्स को गेन होगा। बस ये एक याद रख लो, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है इंपोर्ट के लिए, ओके। हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है, इट इज ऑल्सो लाइकली टू एट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इन शॉर्ट रन डायरेक्टली थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स एंड ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इससे इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे और हमारे डोमेस्टिक गुड्स जो है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। दिस इंपैक्ट विल बी ग्रेटर इफ द कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन बास्केट्स का बास्केट कंसिस्ट मोर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा और इनडायरेक्टली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, may result through possible escalation in the cost of imported inputs. In such an inflationary situation, the central banks of the country will have no incentive to cut policy rate, as this is likely to increase the burden on all types of borrowing, including businesses.
इसका भारत की फिस्कल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, भारत की फिस्कल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। और जैसे पाकिस्तान के हालात है, 400 रुपए पर लीटर पेट्रोल है बेचारों के यहाँ, तो उस करेंसी डेप्रिशिएट, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर आप, अगर आप इंपोर्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट हो तो वो बहुत महंगे हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ईसीबी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? External commercial borrowing. External commercial borrowings. Companies that have borrowed in forex through external commercial borrowings but have been careless and did not sufficiently hedge these loans against forex would also be negatively impacted as they would require more domestic currency to repay their loan. So हमने foreign exchange में, foreign currency में borrow कर रखा है, तो it will have a significant impact on us. This would signal investor will be discouraged from investing in such companies. तो गाइस हमारे कंट्री के एक्सचेंज रेट के कारण हमारी कंपनी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पैसे फॉरेन एक्सचेंज में देने पड़ते हैं। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं ईसीबी का आपके एग्जाम में, याद रखना, क्योंकि रीपे तो उनकी करेंसी में करनी है, उनकी करेंसी में करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट आएगा। उसके बाद पब्लिक डेट बढ़ते चला जाएगा अगर हमारी फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो। सो कंट्रीज विद फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेट्स, currency depreciation will increase the interest burden and will cause strain to the exchequer. What do you mean by the exchequer? Exchequer यानी क्या? Oh, come on, don't you know what an exchequer is? कभी नहीं पढ़ा exchequer? Government. Correct. Exchequer means the government. ठीक है, तो guys, India has a small proportion of public debt in foreign currency. तो इंडिया के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी में डेट है ही नहीं, तो चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, सो अगर फॉरेन करेंसी, पब्लिक डेट अगर फॉरेन करेंसी में रहा तो इंटरेस्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन का बहुत बर्डन आ जाएगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मेक्स फाइनेंशियल फोरकास्टिंग more difficult for the firms and larger amounts will have to be earmarked for ensuring against exchange rate risk through hedging. What do you mean by the word hedging? Reducing the risk. Reducing the risk. ठीक है, reducing the risk. तो guys exchange rate, financial forecasting difficult हो जाएगी। हो सकता है हम कॉन्फिडेंटली बिजनेस कर ही नहीं पाए अगर एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है तो। इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंडिया के बाहर ऑफिसेस खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा डर लगा रहेगा अगर आपको पता ही नहीं कि फॉरेक्स को लेके क्या होने वाला है। तो depreciating currency hits the investor sentiment and has a radical impact on the pattern of international capital flows. Foreign investors are likely to be indecisive, यानी indecisive यानी क्या? डिसीजन नहीं ले पाते, और highly cautious before investing in the country that has high exchange rate volatility. What do you mean by volatility? Volatility यानी क्या? Oh come on, you don't know what volatility is? Fluctuations. Volatility means fluctuations. ठीक है, volatility means fluctuations. Foreign capital inflows are characteristically vulnerable when local currency weakens. Therefore, foreign portfolio investment (FPI) जैसे FDI होता है वैसे FPI भी होता है। FPI कौन करता है इंडिया में? FPI कौन करता है मेजरली? एग्जांपल दो। फ्रैंकलिन, हाँ, मॉर्गन स्टैनले, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। इनको डर लगता है अगर इन्वेस्ट करने में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज इनटू डेट एंड इक्विटी एज वेल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर लाइकली टू श्रिंक। श्रिंक हो जाता है। श्रिंक यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड श्रिंक? कम हो जाना। दिस शूट्स अप द कैपिटल अकाउंट डेफिसिट्स अफेक्टिंग द कंट्रीज फिस्कल हेल्थ। तो गाइस हमारे कंट्री से लोग पैसे विड्रॉ करने लग जाते हैं और पैसे वापस ले रहे तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, कम पैसे रहना। ठीक है, उसके बाद टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ 2022 रशिया एंड इंडिया अग्रीड टू स्विच द ट्रेड सेटलमेंट इन देयर नेशनल करेंसी। यानी हमें अगर पेमेंट करनी है रशिया को तो डॉलर को बीच में लाएंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली किस में पेमेंट करेंगे? अपने रुपए में पेमेंट करेंगे। सो गाइस रशिया एंड इंडिया अग्रीड टू स्विच टू ट्रेड सेटलमेंट इन देयर नेशनल करेंसी, यानी डॉलर की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर्स की, कितने डॉलर की नोट है? $100 की नोट है, इसको हम लोग फाड़ दे रहे हैं, देखो बीच में से हटा दे रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट करेंसी में डील कर रहे हैं। फिर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, गाइस ये एग्जांपल आ सकता है। ओवर द पास्ट ईयर ट्रेड
turnover between Moscow and New Delhi has grown significantly, and both intend to increase their volumes during 2023. Meanwhile, Russian exports to India significantly exceed Indian imports from this country. When the Indian rupees has significantly dipped against dollars and the Russian ruble, we now look at such variations can overcome setting in motion mechanism for additional mutual settlement scheme with countries whose currency may not be as strong as ruble. यानी अगर 1 रूबल खरीदना है, 1 रशियन रूबल खरीदना है, कितने रुपए लगते हैं? 1 रशियन रूबल खरीदना है तो कितने रुपए लगते हैं? करो गूगल। करो। .94. हाँ, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 रूबल, राइट? 1 rupee. यानी दो करेंसी इक्वली गुड है, ठीक है? तो ऐसे इसमें बायलैटरल ट्रेड पॉसिबल है, तो करो ना। पॉसिबल है तो क्यों डॉलर घुसेड़ रहे हो बीच में? उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी हमने। इन द मिड नवंबर लास्ट ईयर, इंडिया अनाउंस प्लान्स टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद रशिया, नोटिंग दैट ट्रांजिशन टू सेटलमेंट्स इन नेशनल करेंसीज वुड ओनली बी एन एडिशनल इंसेंटिव, तो पैसे बच जाएंगे। इन लेट ऑटम season between summer and winter, the Indian authorities allowed the use of rupee in international trade settlements. चलो, let हमारी रिवीजन खत्म हो गई है। Let's test your knowledge. All right, guys. तो चलो, let's get this done. Based on the supply and demand model of determination of exchange rate, which of the following ought to cause the domestic currency of X to appreciate against dollar? Give me answers. All right, guys. कुछ पता चला? The answer is US decides not to import from country X. नहीं नहीं, ये नहीं. To increase in remittances from the employees who are employed abroad to their families in the home country. यानी कोई बंदे दुबई में यूएस में काम कर रहे हैं, वहां से इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, इससे फर्क पड़ जाता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग पैसे भेज रहे हैं हमारी कंट्री में। रेमिटेंसेज है ना, पैसे दूसरी कंट्री में भेजना। एंड इंक्रीज इंपोर्ट बाय कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री एक्स, नहीं। रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट्स बाय कंट्री एक्स, नहीं। द आंसर इज बी, करेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, all else equal, which of the following is true if the consumers of India develop taste for imported commodities and decide to buy more from the US? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आराम से, just take care of it. So guys, if the consumers of India develop taste of imported goods और यूएस की चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगा यूएस का, डॉलर्स का, करेक्ट? और फिर शिफ्ट हो टुवर्ड्स द राइट और इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज सी, परफेक्ट। सबने ही, रेवती, समृद्धि, रूपाली, ओम, सबने सेम आंसर दिया। याद रखना, अगर हमारा डिमांड बढ़ जाता है तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। चलो, आंसर दिस क्वेश्चन, थिंक ऑफ इट। All right. Is it a right statement? The nominal exchange rate is expressed in units of one currency per unit of another currency. A real exchange rate adjust this for changes in the price level. अरे ये डिस्कस हुआ हमारा आज। The answer is wholly correct. ठीक है? क्या फॉर्मूला है मुझे बताओगे आप? रियल एक्सचेंज रेट का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओगे? जल्दी जल्दी Nominal जल्दी। exchange rate into domestic by foreign. करेक्ट। ये एक्स्ट्रा है, सॉरी।
नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप आपने याद रख लिया है, ये याद करने वाला फॉर्मूला है। चलो ये थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करो कॉम्बिनेशन। मैच द पेयर है ये, मैच द पेयर। स्कूल डेज आर बैक। ऑलराइट, डन। चलो देखते हैं थोड़ा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डन। पेक्ड एक्सचेंज रेट यानी फिक्स एक्सचेंज रेट, करेक्ट। पेक्ड एक्सचेंज रेट हो गया, डिवैल्यूएशन को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन, बराबर। और एप्रिसिएशन यानी रिवैल्यूएशन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 1 2 3 4 1 फ्लोटिंग, डी, करेक्ट, डी आंसर आ रहा है। गुड। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, टेक योर टाइम। ऑलराइट, डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड पे क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया है। तो एनीवे लेट्स नॉट डिस्कस दैट। या व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एक्सचेंज रेट। ये कौन सा कोड है ये बता दो मुझे तुम पहले, ये कौन सा कोड है? डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट कोड। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एन इनडायरेक्ट कोड, करेक्ट। Indirect quote. तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? C, correct, perfect. Which of the following is true? Oh, whoa, take your time. I hope it's done. Decided. The answer is all of the above. Home currency appreciate होगी, ठीक है। Whether there's a decrease in the home currency price or foreign currency, home currency depreciate होगी। Whether there's an increase in the home currency price for the foreign currency, home currency फिर से depreciate होगी, is the same as that of foreign currency appreciation and implies that home currency has become relatively less valuable. All the statements are correct. An increase in the supply of foreign exchange, तो इससे supply curve कहाँ shift होगा? It will be shifting towards the right. Shift the supply curve to the right. Currency devaluation, take your time. Currency devaluation may reduce the export prices and increase the international competitiveness of the domestic market. B answer सही है? What do you think?
करेंसी डिवैल्यूएशन हुई तो मे इंक्रीज, करेंसी डिवैल्यूएशन हुई हमारी तो मे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी, ये सही है, लेकिन इससे इंटरनेशनल कंपिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कम होगा, ये गलत है, ठीक है। एंड मे कॉज अ फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मे रिड्यूस एक्सपोर्ट प्राइसेस, नहीं, बी आंसर इज करेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट्स टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर अ गिवन करेंसी ड्यू टू आज पढ़ा है मैंने ये टॉपिक अलग से, ऑल मार्केट्स टेंड टू हैव सेम एक्सचेंज रेट, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री प्रॉफिट बुक करेंगे लोग आर्बिट्राज के रीजन से, आर्बिट्राज, ठीक है। जिसको आर्बिट्राज का डेफिनेशन लिखना है स्क्रीनशॉट ले ले इसका। लास्ट वन, व्हीकल करेंसी, व्हीकल करेंसी, विच इज द व्हीकल करेंसी, पहले ये बता दो, विच करेंसी इज द व्हीकल करेंसी, डॉलर्स, तो डॉलर व्हीकल करेंसी क्यों है? The answer is D, because it is widely used to denominate international contracts made by the parties even when there is no national currency of either of the parties. Guys, ये डॉलर की अहमियत कम करने के लिए इंडिया ने कोई स्टेप्स उठाए क्या, बताओ? अरे उठाए ना इंडिया ने स्टेप्स, इतना अच्छा मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया, बोलो। इंडिया और रशिया ने ट्रेड सेटलमेंट्स अपनी करेंसी में करने का डिसाइड किया 2022 में, ऑलराइट। सो गाइस, या दैट्स दैट, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फोर्थ यूनिट, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड का फोर्थ यूनिट। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन यूनिट, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। दिस इज पवन गंगा signing off, see you in the next video, till then take care of yourself, study well, bye bye guys।